तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। जैसा कि देखते हैं कि अब बीपीएससी का जो पैटर्न है वह ट्रिकी और रटने वाला नहीं है, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो ये जो इम्तिहान का जो क्वेश्चन सेट है, इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट है जिसे हम वन बाय वन डीप एक्सप्लेनेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो इसमें क्या है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें देखते हैं कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो 40 में किया गया है। ठीक है। और जो भाग 4 है उसमें डीपीएसपी, ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक मेंशन है। ठीक है ना। और आर्टिकल 39 क्या आता है, निःशुल्क विधि सहायता है। 41 क्या है, कोई कुछ मानवीय दशा में काम पाने का अधिकार है। और 38 में क्या है, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। और यह जो 40 आर्टिकल है, यह गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कितने न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि कितने कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है यह इन्फोर्सेबल है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। और इसके बदले में 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी जो है, राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप ही वह डीपीएसपी को डिप्लॉय कर सकती है, लागू कर सकती है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य क्या है, ये हमारा कर्तव्य है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो 2 का क्या हो गया, 2 और 3 जो है ये दोनों इन्फोर्सेबल नहीं है। संविधान के अंतर्गत नगर पालिकाओं के विषय के बारे में जानना है। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे। हाँ, ठीक है। तो संविधान के अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं के विषय में जानकारी लेते हैं। इसमें देखते हैं कि 74 संविधान संशोधन जो 1992 जो है वह नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं को अधिसूचित करने की अधिकृत है। यह बिल्कुल सही है। और संविधान का भाग जो 9th का ए है वो नगर पालिका से है, जबकि भाग जो 9 नंबर भाग है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती में 29 विषय का प्रावधान है, नगर पालिका में 18 विषय का प्रावधान है। ठीक है। तो 1 2 3 इसका सही है। देखिए, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदन सदस्य से बोलने से रोकने के लिए और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। अभी देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन, डिकोरम क्या होते हैं। तो डिकोरम का अर्थ है कि उचित व्यवहार को बनाए रखना। ठीक है। अपनी जो मर्यादा है उसको बना करके रखना है। तो डिकोरम में ये बात की गई है। क्रॉसिंग द फ्लोर किसे बोलते हैं, तो क्रॉसिंग द फ्लोर बोलते हैं कि जब कोई सांसद जो है या जो क्या करते हैं कि वह अपने पार्टी के लिए मतदान ना दे करके दूसरे पार्टी के लिए करते हैं, यानी अपने पार्टी के नीति के विरुद्ध मतदान करते हैं, तो उसे दल बदल या डिकोरम द फ्लोर बोला जाता है, सॉरी क्रॉसिंग द फ्लोर बोला जाता है। और इंटरपेलेशन किसको बोलते हैं, तो इंटरपेलेशन का मतलब होता है कि संसद का औपचारिक अधिकार है जिसके तहत वह सरकार से औपचारिक प्रश्न पूछ सकती है। ओके। तो 4th का क्या होगा, डी। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ना, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करती है कि 3 सदस्य नियुक्ति की सिफारिश करती है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, 3 सदस्य समिति की सिफारिश की जाती है। और इस चयन समिति में एक प्रधानमंत्री जो कि इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं, और एक क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष का नेता। और इसमें से 2/1 के रेशियो में उसे इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है। देखिए, इसमें देखते हैं कि जो
371 आर्टिकल का जो क्लाउज ए बी सी डी से लेकर के के तक दिया गया है ना, उसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 371 का जो ए है, ठीक है, तो सिर्फ 371 में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 371 ए में नागालैंड, बी में मजानाम सिम्मियाई घूमने, गोवा और कर्नाटक इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो नाम न आम मतलब एक नागालैंड हो गया ए से, बी से हो गया, बी से क्या हो जाएगा असम, और सी से मणिपुर, डी या ई से आंध्र प्रदेश तेलंगाना, एफ से सिक्किम, जी से मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में ज है तो ज से जी हो जाएगा मिजोरम, और एच से अरुणाचल प्रदेश, आई से गोवा और के से कर्नाटक, ओके, जे से कर्नाटक हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो इसमें देखते हैं कि नाम यानी ए से नागालैंड सही है, सी से मणिपुर है, आ से असम के बाद बी के बाद सी हो गया मणिपुर, और जी से क्या है मिजोरम में जी है, जबकि सिक्किम का क्या है 371 का एफ है, ओके। इसमें देखिए कि संघ में निहित जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो इसमें देखते हैं 248 आर्टिकल के तहत कनाडा से लिया गया है वो, ठीक है, कनाडा के संविधान से। तो जबकि कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र है, ठीक है, सशक्त केंद्र है, संघ की अवशिष्ट शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, गवर्नर की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा से, ओके, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि आयरलैंड, आयरलैंड से डीपीएसपी राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन है और राष्ट्रपति का इलेक्शन, ओके। अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। तो देखिए राज्यपाल का पद कनाडा, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वह आयरलैंड, और उपराष्ट्रपति का किसका लिया गया है, देखिए कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का जो पद है, और आयरलैंड से राष्ट्रपति का पद है, ओके। और संसदीय स्वरूप तो यूनाइटेड किंगडम है ही, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, सरकार के संसदीय स्वरूप ब्रिटेन, और डीपीएसपी आयरलैंड, जबकि जो अवशिष्ट शक्तियाँ पहला है ना वह कनाडा से लिया गया है। देखिए छठी अनुसूची में क्या है ना, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें उसका ऑटोनोमस जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जो भूमि, वन, सामाजिक प्रथा, उत्तराधिकार पर कानून बनाने की उसकी शक्ति निहित होगी, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय 4 राज्यों को दिया गया, बाकी जो 5वीं अनुसूची में जो है ना अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो वो अलग है वो उसमें। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में इसमें देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में जो भूमि से संबंधित था, देखिए यह पहला संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का हिस्सा बना, ना कि 7वां, इसलिए ये गलत है। इसे कृषि सुधारों से संबंधित कानून की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, ये बिल्कुल सही। और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी से बच नहीं सकते, तो बिल्कुल ये भी सही है, 2 और 3 सही आंसर है इसका, ठीक है। देखिए 10 नंबर में देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है, तो इसका जो है ना 148 से 151 आर्टिकल तक इसकी बात की गई है। तो कैग का वेतन और सेवा शर्तें दूसरी अनुसूची में निहित है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक संसद कोई कानून बनाकर निर्धारित मतलब नहीं करता है, ठीक है, तब तक वैसा ही होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिष्ट है, ठीक है। तो कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद के लिए पात्र होगा अगर कैग अपना जो उसकी जो टेन्योर है पूरा करने के बाद वह सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के अधीन किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा, ओके। इसलिए क्या हो रहा है, उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसमें केवल 2 नंबर का क्या कर रहा है, गलत है, ये सही नहीं पूछा है ना। देखिए 105 जो है वह क्या है, संसद का विशेषाधिकार से संबंधित है। तो उसमें क्या है कि संसद में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा वहाँ कही गई किसी बात के लिए उन पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर में भी सही है कि,
और थर्ड में है कि 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों तक विस्तारित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के लिए उसका अलग आर्टिकल 194 है। ठीक है। 12 में देखते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जिसको आर्टिकल 243 का के में मेंशन है, जो शासन के तीसरे स्तर, तो शासन का जो तीसरा स्तर क्या है, जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था, वो तीसरा स्तर में आता है। तो उसके चुनाव की संचालन की जिम्मेदारी होती है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए किया कर देता है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये राष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसका जो अगर त्यागपत्र होगा तो ये राष्ट्रपति के थ्रू त्यागपत्र देंगे। ठीक है। संविधान में आर्थिक न्याय, यह कहाँ पे मेंशन है, तो प्रस्तावना में भी बोला गया है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात भाग थर्ड में। तो भाग थर्ड में इसकी बात नहीं की गई है, क्योंकि भाग थर्ड जो है ना, वह किसकी बात करता है, भाग थर्ड जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करता है। ठीक है। और नागरिक का राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और आर्थिक न्याय की जो गारंटी है ना, वह आर्टिकल 38 में जो मेंशन है डीपीएसपी में। ठीक है। तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होते हैं, आर्टिकल 46 के तहत, 66 के तहत। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन देखिए, डिलिमिटेशन किसे बोला जाता है कि जब आर्टिकल 82 केंद्र में, ठीक है, और राज्य विधानमंडल में जो है आर्टिकल 170 के तहत कहा गया है कि हर एक सेंसस के पश्चात क्या करेंगे कि उसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रों का पुनर्गठन होगा। ठीक है। तो उसके तहत देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 एक आया, उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 में बोला गया कि 2026 तक कोई सीट में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। तो उसमें डिलिमिटेशन अभी तक 4 बार हो चुका है। पहला हुआ है 1952 में, दूसरा 1963, तीसरा 1973, और चौथा जो है 2001 में बोला गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि जो 543 लोकसभा की सीट है वह एज इट इज रहेगा, कब तक, 2026 तक। ठीक है। और 2026 के पश्चात जो भी पहला सेंसस होगा उसके पश्चात परिसीमन आयोग जो है क्षेत्रों का पुनर्गठन करके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे, और वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पे काम करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसमें इसके अनुसार क्या है, तीनों सही है, 1 2 3। इसी के तहत देखिए कि अभी 131वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो कि लोकसभा में बहुमत नहीं हो पाया, इसलिए वो रद्द कर दिया गया। देखिए डिप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन होते हैं उसमें बढ़ती आयात लागत और बढ़ता चालू खाता, भारत के अवमूल्यन जो होता है ना, तो अवमूल्यन करने का क्या काम होता है कि जब हमें निर्यात में प्रतिस्पर्धा करना हो, और हमें ये इंश्योर करना होता है कि आयात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अवमूल्यन का मतलब होता है कि खुद के पैसे को वैल्यू गिरा देना। तो उसमें क्या है कि आयात अगर करेंगे तो हमें आयात में ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं रहेगा। दूसरा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, वह घाटा जब बढ़ने लगती है तब हम डिप्रिसिएशन करते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 में हुआ, तो 2011-12 के स्थिर मूल्य यानी बेस ईयर के रेस्पेक्ट में अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार का जो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है 31.7% है। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए कौन से ग्रीन बॉन्ड को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, तो ग्रीन बॉन्ड के जरिए क्या है कि एक ऐसी ऋण साधन है जिसकी राशि केवल जलवायु अनुकूल परियोजना जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी है, हरित एनर्जी, स्वच्छ परिवहन, ठीक है, ई मोबिलिटी, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है ना जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। ठीक है। तो यह जो है ना केवल पर्यावरण और जलवायु परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है, तो 18 का भी हो जाएगा। 19 नंबर में देखते हैं,
जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें देखिए मत्स्यगंधा जो झील है ना, वह सहरसा जिला में है, ठीक है। लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर में, और बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान अररिया के रानीगंज में स्थित है। तो 2 और 3 सही है। मत्स्यगंधा कहाँ होगा? सहरसा जिला में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पर्यटन विकास के रूप में तख्त श्री हरिमंदिर जी हो गया, सहरसा जिला का बाल मत्स्यगंधा हो गया, और वाल्मीकि नगर में जो लवकुश इको टूरिज्म पार्क, ये पार्क की स्थापना की गई थी तीनों। नेक्स्ट है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इंटरनेट का डेंसिटी पूछ रहा है ये, ठीक है। जबकि टोटल अगर टेली डेंसिटी की बात करें तो 57.23% है, ठीक है। 57.53% है टेली डेंसिटी, लेकिन उसमें से इंटरनेट का डेंसिटी अगर देखा जाए तो वो 43.10 है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों को पहचान कीजिए, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, राजकोष की नीति बनाना और केंद्रीय बजट तैयार करना, यह किसका कार्य है? यह वित्त मंत्रालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फेमा जो है फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और मैनेजमेंट करती है। सरकार एवं अनुसूचित बैंकों का बैंकर है कौन? आरबीआई। सभी बैंकों का बैंक आरबीआई ही है, जो रूल रेगुलेशन के थ्रू हर एक बैंकों को निर्देश और प्रबंधन करती है। तो 1, 3, 4 सही है इसका। किस संस्था ने रिपोर्ट ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस प्रकाशित की है? तो ये जो है ना एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है। तो रिपोर्ट ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस जो है ना आरबीआई लॉन्च किया है, ठीक है। उसने ये बताया है कि कैसे नगर पालिका को अपना इनकम को बढ़ाना है। तो संपत्ति कर उपयोगकर्ता जो शुल्क है, नगर पालिका बॉन्ड को मजबूत करके वो अपना इनकम को बढ़ा सकता है। देखिए इसमें क्या है ना कि श्वेत क्रांति जैसा कि दूध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से, थर्ड में नीली क्रांति समुद्री मत्स्य से, और स्वर्ण जो है फल और बागवानी से, ठीक है। देखिए असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण, तो ये क्या है कि ये मॉस्पी द्वारा लागू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। और इसमें क्या है ना, एएस का मतलब हो गया एनुअल सर्वे, ठीक है। अनकॉर्पोरेटेड जो इसका जो आया है वह सर्वेक्षण 2021-22 से शुरू किया गया है। और यह जो है ना इस साल का जो 2026 का, यह किस नंबर का होगा? 2021 में पहला, दूसरा 22 में, ठीक है। तो इस साल का जो है ना चौथा शायद है ये, ठीक है। पहला 2021-22 में, दूसरा 2022 में, ठीक है। तो इस साल का जो सर्वेक्षण है ना चौथा नंबर का है। और इस सर्वेक्षण को अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए एक इनपुट के रूप में शामिल किया जाता है। तो तीनों सही है। ये 25 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। तो उसमें क्या है कि देखिए IMF जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह क्या क्या जारी करती है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर, ये IMF जारी करती है। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि बंद कर दिया, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये तीनों रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ये सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। और UNDP तो पता ही है कि OPHI ऑक्सफोर्ड के साथ जो मिल करके मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी करती है। तो इसका चारों आंसर सही है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ावा देती है? देखिए रेपो रेट वह रेट होता है जब जो कमर्शियल बैंक है ना, ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करता है कि आरबीआई से पैसा लेती है। तो अगर जिस रेट से कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेती है ना उधार, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। और उसका अपोजिट जब रिटर्न करेगा आरबीआई को, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट अगर कम हुआ तो कमर्शियल बैंक को क्या हुआ? कम रेट पर बैलेंस मिला, पैसे मिला आरबीआई से। अगर कम रेट पर मिला तो वो क्या करेगा? लोगों को पैसे खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता है। कैसे? क्योंकि वो कम रेट पर ही लोन देना शुरू करेगा पब्लिक को।
और ज़्यादा अगर पब्लिक को लोन दिया तो मार्केट में मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अगर आएगा तो उससे क्या होगा कि व्यवसाय हो चाहे जितने भी उद्यमी हो वह अपने अपने स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, बिल्कुल सही। यूरोपीय यूनियन भारत के बीच में वस्तु के व्यापार में 90% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक में, बिल्कुल सही है। इसमें हम देखते हैं कि जो 2024 तक जो है ना यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का जो माल का व्यापार हुआ वो लगभग 120 बिलियन यूरो के साथ हुआ, ठीक है, जो कुल व्यापार का 11.5% है लगभग। पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष लगातार बड़े स्तर पर बनता जा रहा है। यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 2020 है ना उसके पहले जो है ना भारत का जो डेफिसिट में चल रहा था, ठीक है, लेकिन 2020 के बाद से जो है यह सुधरा है और अभी अधिशेष में रह रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक दशक नहीं, 2020 के बाद से सही हुआ है। बिहार की मेधा सॉफ्ट क्या है? तो मेधा सॉफ्ट क्या करता है कि शिक्षा का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 छात्रों का रिकॉर्ड रखता है, और उसको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है, ठीक है। अभी देखिए 29 में क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में कथन कौन सी सही है? तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 अक्टूबर 1980 को, बिल्कुल सही। इसका प्राथमिक उद्देश्य रियायती ऋण और उत्पादक परिसंपत्ति के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है। आईडीपी 1999 का देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जबकि 1997 में ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण देखिए क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997 में शुरू हुआ था। इसका तीनों सही है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ना, यह फसल बुआई के पहले दिया जाता है, और यह जो है ना सीएससीपी की सिफारिश पर तय होता है, ओके। और अभी तक टोटल 22 जो अधिदेशित फसल के साथ गन्ने के एफआरपी को कवर करता है। और इसमें देखे होंगे कि जो स्वामीनाथन समिति है वो C2+50% फार्मूला का मांग किया हुआ है। तो इसमें तीनों सही है। पटना के कमिश्नर कौन थे जिन्होंने 3 जुलाई 1857 को पीरली एक पुस्तक विक्रेता थे, और वह स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जब भागीदारी दिखाई पटना से, तो दबाने के लिए विलियम टेलर ने अगुवाई करी थी। देखिए 32 में देखते हैं कि इन साहित्यिक कृति लेखक कितने सुमेलित हैं। तो मूषिक वंश जो थे ना वह 11वीं शताब्दी में केरल का था वो, ठीक है। तो मूषिक वंश केरल का था, और अतुल उससे एसोसिएटेड है। राजतरंगिणी जो कलहन है 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजाओं का वृत्तांत है, ओके। रामचरित है, रामचरितमानस नहीं है जो तुलसीदास कहेंगे, रामचरित, इसको संध्याकर नंदी जो 12वीं शताब्दी में थे, और राम पर जो कि राम और केवट विद्रोह के विरुद्ध जो पाल राजा रामपाल के संघर्ष पर है। और विक्रमांक देव चरित्र, यह बिल्हन लिखा है, और यह कौन थे? कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के प्रशस्ति पर काम किया है ये। तो इसका चारों सही है, ठीक है। देखिए सुल्तान बलबन, जो कि सुल्तान बलबन का कार्यकाल कब था? 1266 से 1287। तो उन्होंने क्या है ना कि जो चहलगानी प्रथा था उसको खत्म किया, और लौह और रक्त की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। दीवान अर्ज है, ठीक है, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। और सिजदा पाबोस प्रथा भी उसने ही चलाई थे, तो इसका चारों सही है। किस अंगल मैसूर युद्ध? देखिए अंगल मैसूर युद्ध जो है ना 4 बार हुआ है। प्रथम हुआ है 1767 से 69, दूसरा 80 से 82, 1799 से 92 तीसरा, और 1799 में चौथा। तो पहला जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना उसमें क्या है कि मराठा निजाम ने अंग्रेज का साथ दिया था। द्वितीय में क्या है कि मराठा निजाम टीपू सुल्तान का साथ दिया था, जिसलिए अंग्रेज हार गया था। और तीसरा में फिर से क्या किया गया कि अंग्रेजों को समर्थन किया, इससे टीपू ने अपना साम्राज्य भी खो दिया था, आधा खो ही दिया, ठीक है। और चौथा में तो बेचारे मारे ही गए। तो पहला जो हुआ था उसमें इसका शॉर्ट ट्रिक है MMS, यानी पहला
मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके। 1939 में प्रांतीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र। देखिए 1937 में जब चुनाव हुआ था ना, तो 8 प्रांत में मंत्रिमंडल बनाया गया था, ठीक है। और लेकिन जब क्या है, वायसराय लेनलिथिको ने सितंबर 1939 में बिना भारतीयों से पूछे बोल दिया कि भारतीय युद्ध में शामिल होगा, तो उससे गुस्सा होकर के 28 महीने के अंदर ही 1939 में वो इस्तीफा दे दिया। और इससे मुस्लिम लीग क्या है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ओके, तो 1 2 3 तीनों सही है। कांग्रेस ने युद्ध प्रयास के समर्थन की कीमत के रूप में बाद में बोला कि पूर्ण एवं तत्काल स्वतंत्रता की मांग तो किया ही नहीं था, उसने पूर्ण स्वशासन की मांग किया था, ठीक है। स्वतंत्रता की मांग तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास किया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धन की निकासी, जो जो ड्रेन थ्योरी दिए थे ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, तो उसके तहत क्या है कि वो निकासी का तरीका जो है ना, होम चार्जेज, विदेशी व्यापार, रेमिटेंस, ठीक है, ये तीनों है। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, तो इसलिए फोर्थ होगा आंसर। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक पहचान का सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो सबसे पहले जो है ना, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सांप्रदायिक और पृथक राजनीतिक पहचान का विचार सर्वप्रथम उन्होंने ही लाए थे। अभी देखिए मोहम्मद इकबाल क्या है, तो मोहम्मद इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है ना, पृथक मुस्लिम मातृभूमि का विचार को वह 1930 के इलाहाबाद संबोधन में आकर के दिया था। पाकिस्तान शब्द का तो चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर जो प्रस्ताव था 1940 में, उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने इसका औपचारिक मांग किया था। 38 में देखिए, किस वंश के शासनकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में मिला दिया गया? तो देखिए जब तक मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश के साथ ही अवंती था, लेकिन उसके पश्चात जो है ना, शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया था। गांधी जो शुरू किए गए यंग इंडिया, तो इंग्लिश में है वो, और उसमें 1919 से लेकर 1931 तक जितना भी सत्याग्रह, अहिंसा, स्वरोजगार के दर्शन पहुंचाने का काम किया इसके थ्रू। भारत के डाक टिकट की शुरुआत, तो जैसा कि जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में, है ना, शुरू किया था, और 1854 के डागरा अधिनियम के तहत जो चिपकाने वाला जो टिकट है ना, वो जारी किया था। पंडिता रमाबाई द हाई कास्ट हिंदू विमेन पुस्तक लिखा है, और उसमें जो है ना, विधवा की जो दुर्दशा है उसको उजागर किया, और शारदा सदन और मुक्ति मिशन की भी इन्होंने स्थापना किया। मदर इंडिया किसने लिखा है? तो कैथरीन मेयो ने। इंडियन वुमेन फ्रॉम फर्दर टू मॉडर्निटी, यह किसने लिखा है? तो यह जो है B.R. नंदा ने लिखा है, B.R. नंदा। अ वुमन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर B.C. लॉ ने लिखा है, वुमन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर B.C. लॉ। ओके, देखिए इम्पीरियल असेंबलीज किसको बोला जाता है? कि जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना 1877 में, तो उसी को इम्पीरियल असेंबलीज कहा जाता है, जिसमें विक्टोरिया को केसरे हिंद घोषित किया गया था। और भारतीय रेलवे तो 1853 है, सती प्रथा 1829, भारत की द्वितीय जनगणना लैंसडाउन 1891। इसका ना सारा होना चाहिए, सारा सही होना चाहिए, ठीक है। 42 का C होना चाहिए इसका आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना 1920 में हुई थी, तो इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? लाला लजपत राय। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी 1837, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 और बम्बई एसोसिएशन 1852, ये चारों सही है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष, तो उसमें देखिए कि इसमें जो है ना, नलिनी नैन सेन गुप्ता जो है ना, ये भारतीय मूल की दूसरी नहीं, ये जो है ना यूरोपियन थी ये, तो भारतीय मूल का कैसे हो सकता है? भले ये भले जो है ना, यह मतलब तीसरा अध्यक्षता किए थे, लेकिन ये भारतीय मूल की नहीं थी, ठीक है। और यह 1900 कब किए थे? 1933 के आसपास किए थे, क्योंकि 3 महिला ने अध्यक्षता संभाली है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। तो एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, और नेली सेन गुप्ता 1933 में। तो ये गलत है। अरुणा सफली NSA की अध्यक्ष बनने वाली वो तो थी ही नहीं।
अरुणा सफली स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व एनएससी की अध्यक्षता वाली अंतिम महिला थी। गलत है। तो कौन सा गलत है? तो देखिए ए और बी दोनों गलत है। और एनी बेसेंट पहला अध्यक्ष थी जो 1917 में प्रथम बार बनी थी वो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कहाँ हुआ? तो पटना में अध्यक्षता हुआ था। जो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, हस्ताक्षरित हुआ, तो उसमें जो है ना भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ, लेकिन हस्ताक्षर हिंदू की तरफ से मदन मोहन मालवीय और दलित की तरफ से भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसमें 147 सीट आरक्षित की गई थी। पाल वंश और सेन वंश, सेना नहीं होगा यहाँ, सेन है। सेन मतलब सामंत सेन जो शासक थे, और पाल में जो देवपाल, धर्मपाल, गोपाल थे। तो बिहार को दो विशिष्ट प्रांतों में विभाजित किया, और इन दोनों प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो श्रीनगर भुक्ति और तिरभुक्ति कहा जाता है, ठीक है। प्रांतों को भुक्ति के रूप में विभाजित किया गया था, इसलिए इन दोनों प्रांतों को श्रीनगर भुक्ति और तिरभुक्ति कहा जाता है। देखिए ऋषभ देव पहला तीर्थकर थे, महावीर 24वां थे। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ठीक है। और स्थूलभद्र जो थे ना वो क्या थे? क्या, जैसे कि जो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जो अनुयायी थे वो क्या बन गए? श्वेतांबर बन गए। स्थूलभद्र में श्वेतांबर है, लेकिन भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर थे, ठीक है ना। तो दिगंबर भद्रबाहु का अनुयायी थे, तो इसमें चारों सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी देखिए भूमि की पैमाइश किया था, 50% किया राजस्व था, क्योंकि उसको ना मंगोलों से बचाना था ना। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है 1296 से 1316, तो उसमें मंगोल आक्रमण बहुत हो रहे थे, तो इसलिए वो सेना का वित्त पोषण और मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए राजस्व का बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, ताकि वित्त पोषण हो सके। बकाया के लिए दीवान ए मुस्तखराज बिल्कुल सही है। और उसने कुलीन वर्ग के कमज़ोर करने के लिए इनाम और मिल्क अनुदान घटाए, तो इसका चारों सही होना चाहिए। 1 2 3 4। देखिए निज़ाम उल मुल्क निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1724 में, ठीक है ना। देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 एक प्रमुख कांग्रेस पूर्व संगठन की स्थापना था। तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। राजा राम मोहन राय के विषय में 1818 में क्या उन्होंने शुरू किया था? तो 1818 में जो है ना उन्होंने 1818 में कलकत्ता में भ्रमण, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1828 में हुआ था ना शुरू। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा, बिल्कुल सही है। 29 में विलियम बेटिंग के साथ जो है ना रेगुलेशन 17 के तहत इसको ख़त्म किया था, सती प्रथा को। और उन्होंने मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा। तो और वहीं उनकी ब्रिस्टल में मृत्यु भी हो गई थी 1833 में। तो इसका में 1828 यहाँ होना चाहिए, इसलिए 2 3 4 सही है। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने किस दार्शनिक ग्रंथ पर टीका लिखी? तो भरत के नाट्यशास्त्र पे। किस वायसराय ने 1900 में घोषित किया कि भारत में रहते हुए उनकी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक कांग्रेस को शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर ले जाना है, और बोला कि मैं उसे देखना चाहता हूं? तो लॉर्ड कर्जन। जबकि लॉर्ड डफरिन क्या बोला? यह सूक्ष्मदर्शी का संस्था है जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे पहली बार। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राजहरप के होता ना, तो देखिए झांसी, नागपुर, सतारा, क्योंकि जो पहला था तो पहला देखिए सतारा 1848 में, जैतपुर, संबलपुर 1849 में, उदयपुर, झांसी, नागपुर जो है ना 51, 52 और 54 में शुरू किया था। जबकि अवध को तो न कुशासन के आरोप में उसको क्या है ना अपने साम्राज्य में मिलाया था। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी, तो उसमें देखिए गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, और 1885 से लेकर 1905 तक था नरमपंथी का शासनकाल, और 1905 से लेकर 1919 तक था उग्रवादी, और 1919 से लेकर 1947 आज़ादी तक गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है ना कि गरमपंथी 1907 में अस्थायी रूप से निष्कासित नहीं हुआ था, क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता में तो फिर दोनों मिल ही गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि उसमें अध्यक्षता और तौर तरीकों को लेकर के अलग हुए थे, लेकिन परमानेंटली अलग नहीं हुए। भारत के राज्य चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते तो मुंडकोप से निषद से लिया गया है।
देखिए लॉर्ड ब्लेजली की जो सहायक संधि है, तो लॉर्ड ब्लेजली जो सहायक संधि है ना, कि अपने विदेशी जो ब्रिटिश सेना को अपने खर्च पर रखना पड़ता था। तो इसमें देखते हैं ना कि ये जो शासक अपने स्वतंत्र विदेश नीति संचालन करने का अधिकार बनाए रखते थे, ये गलत है। क्योंकि जब सहायक सब्सिडरी अलायंस करते थे तो उसमें क्या है ना कि जो विदेशी संबंध तोड़ना पड़ता था, ठीक है। वो ये जो ब्लेजली का जो सहायक संधि है, तो जो वायसराय है वो डिसाइड करेगा विदेशी संबंध, सेना का जो कैसा रख रखा होगा। तो इस प्रकार से क्या है ना कि धीरे धीरे क्या है ना, ब्रिटिश सर्वोच्चता बनाने की एक प्रमुख कदम अपना लिया। और राजा जो यहाँ के थे वो उनके कुचक्र में फंसते चले गए। किसने कहा था कि जब रानी चाहती है कि कोई ना मरे, जब गवर्नर घोषणा करते हैं कि सभी जीवित रहे, तो क्या तुम कायरता भुखमरी से खुद को मार डालोगे? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। और ऐसा 1897 के विनाशकारी अकाल के दौरान किसानों से अपने अधिकार का दावा करने के उद्देश्य से ये बात बोले थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय क्या है, 1+6 था, टोटल 7 हो गया, ठीक है। जब अभी जो है ना न्यायाधीश का संख्या बढ़ाया है और 1+33 के जगह अब टोटल 38 हो गए हैं, यानी 1+37 हो गए हैं। 37 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। कांग्रेस पार्टी के उग्रवादी गुट ने किसके विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था? नेहरू रिपोर्ट। अब ऐसा किस लिए किया? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि ना कि भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलाना है। जबकि ये जो उग्रवादी गुट थे ये बोलता था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना है, डोमिनियन स्टेट में क्यों रहेंगे अब। इसलिए उन्होंने अलग अलग ये पार्टी का निर्माण किया था, लीग का निर्माण किया। देखिए अनुशीलन समिति 1902, पी मित्रा है ना, उनके प्रमनाथ मित्र जो बोलते हैं, और सतीश चंद्र बसु के नेतृत्व में शुरू किया था, ठीक है। अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत 1904 में शुरू किया था बी डी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। गदर पार्टी तो जानते हैं 1913 में, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। और स्वराज पार्टी तो 1923 में शुरू किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्रोह। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि आप ये अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी। पदार्थ की अवस्था, इसमें देखते हैं कि गलन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही। गलनांक पर ठोस एवं द्रव का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। गलनांक जो है ना प्रेशर पर डिपेंड करता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गलनांक घटता है, तो इसलिए थर्ड जो है ना गलत है। मुंह का पीएच मान 5.5 से जो है गिरने पर दांत का क्षरण होने लगता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक पादप कोशिका, देखिए इसमें दो कंसेप्ट आता है कि अगर बाहर का विलयन अधिक कंसंट्रेटेड हो, अधिक सांद्र हो, और अंदर का कम सांद्र हो। अब देखिए सांद्रता का मतलब क्या है कि उसमें विलय की मात्रा कितना है पानी में। अगर अधिक सांद्र है मतलब विलय की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और कम सांद्र है तो विलय की मात्रा कम है, पानी का मात्रा ज़्यादा है उस समय। तो इसमें कह रहा है कि पादप कोशिका को ऐसा घोल में रखा जाता है जहाँ कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर विलय की सांद्रता से अधिक हो। अगर बाहर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब विलय की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, यानी गाढ़ापन होगा उसमें। तो उसमें क्या है ना कि जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की फ्लो करेगा, तो जो कोशिका के अंदर का जो विलय कम है ना, तो वो क्या करेगा कि अपना जो लिक्विडिटी है वो हाई कंसंट्रेशन की फ्लो करेगा और वो खुद को सुकड़ के अलग हो जाएगा, तो इसको हाइपरटोनिक कहा जाता है। लेकिन अंदर का अगर ज़्यादा हो कंसंट्रेशन और बाहर का कम हो तो उसको हाइपोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है। 68, खमीर और ईस्ट में किण्वन के दौरान पायरुवेट किस में परिवर्तित होता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जबकि हमारा जो अपना ग्लूकोज होते हैं, तो ग्लूकोज का जब माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण वायवीय शोषण होता है तो पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत करता है, जिससे कहीं अधिक ऊर्जा मिलती है और 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। तेज हवाओं के दौरान आम का एक ताज़ा फल नीचे टूटकर गिर जाते हैं। तेज हवाओं के दौरान आम का ताज़ा तना बिना टूटे मुड़ जाता है, तो इसको कोलन कैमा कहता है, ठीक है। और कोलन कैमा जो है ना जीवित कोशिका से बना आता है और जिसके कोने पैक्टिन के कारण असमान रूप से मोटे होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कोलन कैमा फ्लेक्सिबिलिटी है और इसमें पैक्टिन
से बना रहता है, ठीक है। जबकि स्क्लेरोडेंड्रन कायमा क्या है, एस से सॉलिड, यानी दीवारों में इसकी जो दीवार होता है ना उसमें लिग्निन जमा होता है, जिससे ये कठोर और लकड़ी जैसा टाइट होता है, ये उत्तक दृढ़ता प्रदान करता है, लचीलापन नहीं, ठीक है। जबकि पेरेन्काइमा क्या है, तो पेरेन्काइमा में जो भंडारण है उत्प्लवता प्रदान करता है। ये तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी देखिए मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, यानी दूर के दिखता है, निकट का ही नहीं दिखता। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनना चाहिए ना वो रेटिना के पहले बन जाता है, तो उसे रेटिना तक पहुंचाने के लिए हम अवतल या अपसारी, ठीक है, या डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में अगर देखते हैं तो उत्तल या अभिसारी लेंस, और जो हमारा क्या बोलते हैं, एक जरा दृष्टि दोष भी होता है ना, तो उसमें बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि एक होता है दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म, तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। स्थिर वोल्टता स्रोत से एक प्रतिरोधक आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा, तो हीट होता है I²RT, ठीक है। अगर स्थिर वोल्टता है यानी V = I ओम्स लॉ के तहत, और V अगर कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कम कर दिया, आधा कर दिया, तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो हीट कितना होगा, I²RT, तो I² मतलब 2 दूनी 4 और आधा हो गया रेजिस्टेंस, तो दोगुना हो जाएगा। कशेरुकियों के किस वर्ग में हृदय शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप नहीं करता है। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि मछली में ना 2 कास्ट होते हैं, एक आलिंद होते और एक नीले होते हैं। तो इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना वो गलफड़े तक पंप करता है, और गलफड़ा से सॉरी अनऑक्सीजनेटेड मतलब जो अशुद्ध रक्त है ना वह गलफड़े तक पंप करता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त सीधे रक्त में मतलब सीधे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हृदय कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप ही नहीं कर पाता है। तो यह क्या है, एकल पड़ी संचरण है। जबकि हमारा जो मतलब पक्षी है, स्तनधारी है, उसमें 4 कोष्ठ होता है, ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड दोनों को पंप करता है, तो ये द्वैध परिसंचरण हुआ। जबकि सरीसृप हो या उभयचर, उसमें क्या है, 3 कोष्ठक होते हैं। देखिए वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने में बढ़ जाती है। तो देखिए दूध को दही में बदलने समय जो ना विटामिन B12 का संश्लेषण करके उसके स्तर को बढ़ाता है, जिससे समग्र पोषण गुणों में वृद्धि होती है। ओके, तो आज हम 74 तक डिस्कस किए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखते हैं। धन्यवाद।